वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टोरी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि चूहे पकड़ने के जाल बेचता है, भीख मांगता है और कभी कभार वो छोटी मोटी चोरियाँ भी करता है। और तो और ये लोगों के बारे में बहुत बुरी सोच रखता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे लोगों को इस स्टोरी के अंदर धोखा देता है, उन्हें लूटता है, झूठ बोलता है। इन शॉर्ट ये बहुत ही बुरा कैरेक्टर होता है। लेकिन इन द एंड ऑफ द स्टोरी ये इंसान कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और एक बुरे इंसान से अच्छे इंसान में बदल जाता है। तो ये सब कुछ कैसे होता है, क्या हुआ इस स्टोरी के अंदर, ये हमें देखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इस स्टोरी की जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो है सेल्मा लेगरलॉफ। शी वॉज बॉर्न इन 1858 एंड अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट द वर्ल्ड इन 1940। इनका जन्म स्वीडन में हुआ और ये एक स्वीडिश राइटर हैं। इन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ लिखी और इनकी स्टोरीज़ को काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया। A universal theme runs through all of them, a belief that essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। इनकी जितनी भी स्टोरीज़ थी उन सभी स्टोरीज़ में एक थीम बिल्कुल कॉमन हुआ करती थी, और वो थी कि किसी भी इंसान को अगर प्यार और रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट किया जाए तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लेके आया जा सकता है। दिस स्टोरी इज सेड अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर। इस स्टोरी को प्लॉट किया गया है, सेटअप किया गया है स्वीडन की माइंस के बारे में, जहाँ पर आयरन का काम होता है, विच फिगर्स लार्ज इन हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ दैट कंट्री। और स्वीडन की ये जो आयरन मील्स हैं, जो आयरन की माइंस हैं, उनका एक बड़ा ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। द स्टोरी इज़ टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल। इस स्टोरी को एक फेयरी टेल के मैनर में सुनाया गया है। सो दिस वॉज अबाउट द ऑथर। अब हम आगे चलेंगे और इस स्टोरी के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे। So story begins. Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire. एक बार की बात है, एक आदमी था जो कि वायर से बने चूहे पकड़ने के जालों को बेचा करता था। He made them himself at odd moments। और वो जो जाल बेचता था वो अपने आप से ही उनको बनाता था। From the material he got by begging in the stores or at the big farms। और वो ये जालों को बनाता था उस मटेरियल से जो उसे बड़े बड़े फार्म से और स्टोर से भीख में मिलते थे। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थेवरी टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब ये रेड ट्रैप बनाकर, भीख मांगकर वो जो भी जाल बनाता था और उनको बेचता था, इससे उसकी इतनी अर्निंग नहीं होती थी। इस वजह से वो कभी कभार छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता था ताकि वो अपने लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाए। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग। और उसके जो कपड़े थे वो काफ़ी फटे हुए, काफ़ी पुराने से कपड़े वो पहनता था। हिज चीक्स वर संकन। कमजोरी की वजह से उसके जो गाल थे वो अंदर घुस गए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। और उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे कि इसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। इन शॉर्ट कि वो बहुत ही कमज़ोर था, ही वॉज वीक। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लॉट्स अलोंग द रोड। किसी को ये विश्वास नहीं होगा कि एक ऐसा इंसान जो सड़कों के किनारे पर बिना किसी पर्पस के आवारों की तरह ऐसे ही घूमता रहता है, उसकी ज़िंदगी कितनी उबाऊ होगी, मोनोटोनस होगी और कितना ज़्यादा वो सैड था, ये किसी को पता नहीं, किसी को इस बात का एहसास नहीं है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। और वो अकेला ही घूमता रहता था और अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। एक दिन इसके दिमाग में एक के बाद एक कई सारे थॉट्स आते हैं, और जब ये सब वो सोच रहा होता है, वो अपने थॉट्स में खोया हुआ होता है, तो वो काफ़ी खुश हो रहा होता है क्योंकि ये सारे के सारे थॉट्स उसे बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे होते हैं। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea। जब वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था तो अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, that the whole world about him, the whole world with its land and seas
its cities and villages was nothing but a big rat trap. वो सोचता है कि ये दुनिया, इसके अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी प्लेसेस हैं, ये और कुछ नहीं केवल एक बड़ा सा रैट ट्रैप है जिसके अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. और ये जितनी भी छोटी बड़ी जगह इस दुनिया के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, ये लोगों को ललचाती हैं. इसमें बहुत सारी बेट्स हैं. बेट्स का मतलब होता है लालच की वस्तुएं, जिसके चक्कर में पड़कर लोग इसमें फंस जाते हैं. अब वो लालच की वस्तु क्या है? इट ऑफर्स रिचेस, जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पोक्स. इस दुनिया में जो बेट्स हैं, लालच की वस्तुएं हैं, जैसे कि अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, धन संपत्ति, पैसा, ये सब कुछ बेट्स हैं. ये चक्कर में पड़कर सभी लोग इस दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं. एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पोक्स. ये बिल्कुल एक रैट ट्रैप की तरह ही है जिसमें एक चूहा, चीज़ और पोर्क, जो कि उसके लिए लालच की चीज़ें हैं, उनको पाने के लिए चूहा रैट ट्रैप के अंदर आता है और वो भी उसी में फंस जाता है, बिल्कुल उन लोगों जैसे जो इस दुनिया में फंसे हुए हैं. तो वो रैट ट्रैप को कंपेयर करता है इस दुनिया से और लोगों को कंपेयर करता है चूहे से. और लोग और चूहे जिस लालच में फंसे हुए हैं, तो चूहे के लिए वो लालच है पोक्स और चीज़, और लोगों के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए जो लालच है वो है सुख सुविधाओं की चीज़ें, अच्छा खाना, पैसा, कपड़े और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कंफर्ट. As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closes on him and then everything came to an end. जैसे ही कोई इस बेट्स को छूता है, मतलब इनके पीछे जाता है, इनके चक्कर में पड़ जाता है, तो वो इस जाल में फंस जाता है और वो तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म ना हो जाए. मतलब कोई भी अगर इन बेट्स के चक्कर में पड़कर इस जाल में फंस जाता है तो वो कभी भी इनसे बाहर नहीं निकल पाता. वो इस जाल के अंदर ही घूमता रहता है जब तक उसकी ज़िंदगी का अंत ना हो जाए. इतना गलत जब वो सोच रहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. क्योंकि ये दुनिया उसके साथ में बहुत काइंड नहीं थी, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, सारे के सारे लोग उस पर बहुत डाउट करते थे, तो वो भी बदले में लोगों के लिए गलत सोच रहा है और ये सोचने में उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है. ये हम बोल सकते हैं कि ये एक थिंकिंग रिवेंज है जो वो लोगों से ले रहा है इस समय, क्योंकि रियलिटी में तो वो उनका कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसे ही वो लोगों के बारे में गलत सोचकर बदला लेने का सोच रहा है. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. अब जब भी उसे समय मिलता था तो बस वो फ्री होकर इन सब थॉट्स के बारे में सोचता रहता था और ये सोचना उसे काफ़ी अच्छा लगता था. उसे ऐसा लगता था कि कितने सारे लोग इस दुनिया में, इस जाल में फंसे हुए हैं बेट्स के चक्कर में, और बहुत सारे लोग रेडी हैं जो कि कुछ समय बाद इस रैट ट्रैप में फंस जाएंगे, जो अभी उस ट्रैप के बाहर ही घूम रहे हैं. लेकिन बहुत जल्दी ऐसा होगा कि वो अपने आप को उन बेट्स में, उन लालच की वस्तुओं के चक्कर में पड़कर फंसा लेंगे. One dark evening, as he was trudging along the roads, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक रात जब वो सड़क पर इधर उधर भटक रहा था तो उसे सड़क के ही किनारे पर एक ग्रे कलर का कॉटेज दिखाई दिया. And he knocked on the door to ask shelter for the night, nor he was refused. उसने उस ग्रे कलर के कॉटेज का दरवाज़ा नॉक किया, उस कॉटेज के ऑनर से एक रात वहाँ रुकने के लिए परमिशन मांगी. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness.
इसके पहले वो बहुत जगह गया, कई दरवाज़ों को वो नॉक कर चुका था और किसी ने भी उसे उनके घर में रुकने की परमिशन नहीं दी थी। जहाँ पर भी वो गया लोगों ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। लेकिन ये जो ग्रे कलर का कॉटेज था जिसके दरवाजे को उसने नॉक किया था, उसमें से एक बूढ़ा आदमी जो कि अकेला रहता था, उसकी कोई वाइफ और कोई बच्चे नहीं थे, तो वो इस रेड ट्रैप सेलर को देखकर बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे अपने अकेलेपन को शेयर करने के लिए एक दोस्त मिल गया था जिसके साथ में वो अपने सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स शेयर कर सकता था। तो जो घर का मालिक था ओल्ड मैन, वो रेड ट्रैप सेलर को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे मतलब नहीं था कि ये कोई स्ट्रेंजर है, वो ये देखकर और सोचकर खुश था कि अब उसके पास में कोई एक इंसान है जिसके साथ में वो बात कर सकता है। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. तो उस बूढ़े आदमी ने उसको घर के अंदर इनवाइट किया और उसके लिए सपर मतलब खाने का बंदोबस्त किया और तुरंत से उसने खिचड़ी बनने के लिए रख दी ताकि वो अपने गेस्ट को डिनर ऑफर कर पाए। Then he opted off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसने एक टोबैको रोल का एक बहुत बड़ा सा स्लाइस निकाला ताकि स्ट्रेंजर और वो खुद स्मोक कर सकें। Finally he got out an old pack of card and played Meolis with his guest until bedtime. इन सब के बाद फिर उसके पास में एक ताश की पुरानी सी गड्डी थी और तब तक वो ताश खेलते ही रहे जब तक उनके सोने का टाइम नहीं हो गया। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. जो ओल्ड मैन था वो काफ़ी ज़्यादा उदार था, काफ़ी ज़्यादा भोला भाला लीनियंट पर्सन था और वो अपने कॉन्फिडेंसेस जो उसके सीक्रेट्स थे उनको आसानी से किसी के भी साथ में शेयर कर दिया करता था, ठीक वैसे ही जितनी आसानी से उसने उस रेड ट्रैप सेलर को खिचड़ी और टोबैको रोल ऑफर किया था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामजोस आयरन वर्क। तो उस बूढ़े आदमी ने रेड ट्रैप सेलर को अपनी जवानी के समय के बारे में बताया जब वो एज अ क्रॉफ्टर रामजोस आयरन मिल के अंदर काम करता था और उस समय पर उसके पास में काफ़ी पैसा होता था, वो काफ़ी अच्छी लाइफ जीता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, उसके पास में ज़मीन भी थी जिसमें वो काम किया करता था। तो ये सब कुछ वो अपने गेस्ट को बता रहा है। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. लेकिन क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया है, वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, वो रामजोस मील से भी क्योंकि अब वो रिटायर हो गया है और खेतों में भी वो इतने ज़्यादा हार्डवर्क और मेहनत नहीं कर सकता, तो अब उसके घर का जो खर्चा है वो उसकी गाय का दूध बेचकर चलता है। उसके पास में एक गाय है और वो जो गाय है वो उसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देता है और कहता है कि उसकी गाय उसके घर की बॉस है जो उसे सपोर्ट करती है उसके घर के खर्चों को, फाइनेंसेस को मेंटेन करने में। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ द क्रॉनर इन पेमेंट। उसके दूध को लेकर वो क्रीमरी पर जाता है और उसे बेचता है और लास्ट मंथ तो उसके दूध को बेचकर उसे 30 क्रोनर्स एज अ पेमेंट मिले। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। और जब ये सब कुछ वो उस रेड ट्रैप सेलर को बता रहा था तो ओल्ड क्रॉफ्टर को उस रेड ट्रैप सेलर को देखकर ऐसा लगा कि वो उसे जो भी कुछ अपने सीक्रेट बता रहा है उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। तो उसे भरोसा दिलाने के लिए वो उठता है और अपनी विंडो के पास जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। विंडो के पीछे एक कील होती है जिस पर एक लेदर का पाउच टंगा हुआ होता है। वो उसे उतारता है एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर्स बिल और उसमें से 10 क्रोनर के 3 नोट निकालता है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ द गेस्ट नोडिंग नोइंगली। और वो 3
10 क्रोनर्स के नोट्स उस स्ट्रेंजर को दिखाता है, इस इंटेंशन के साथ में कि अब तो उसे भरोसा हो गया कि उसे लास्ट मंथ पेमेंट में 30 क्रोनर्स मिले थे। देन ही स्टफ दम बैक इनटू द पाउच, और ये दिखाकर वो उसको वापस से पाउच के अंदर रखता है और वहीं विंडो फ्रेम के पीछे उस पाउच को टांग देता है। The next day, both men got up in a good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. अगले दिन दोनों जल्दी उठते हैं। जो क्रॉफ्टर होता है उसको अपनी काऊ को मिल्क करने के लिए जाना होता है, तो वो तो इस पर्पस की वजह से जल्दी उठता है। और जो रेट ट्रैप सेलर होता है वो इस वजह से जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जब घर का मालिक ही उठ गया है तो उसे भी बहुत ज़्यादा समय तक अब नहीं सोना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। और दोनों सेम टाइम पे ही कॉटेज से बाहर आते हैं। क्रॉफ्टर कॉटेज के दरवाजे को लॉक करता है और चाबी अपनी जेब में डालता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। द मैन विद द रेट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। और जो रेट ट्रैप सेलर होता है वो उस क्रॉफ्टर को थैंक यू बोलता है और बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। फाइनली दोनों अपने अपने रास्ते पर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे बाद ही जो रेट ट्रैप पेडलर था वो उस दरवाजे के सामने, कॉटेज के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। He did not try to get in, और वो उस दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि उसे दरवाजे के अंदर तो जाना ही नहीं था, उसका प्लान कुछ और था। However, he only went up to the window and smashed the pane struck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroners. उसे गेट से कोई मतलब था ही नहीं। वो विंडो के पास जाता है, विंडो के शीशे को पंच करता है और जब शीशा टूट जाता है अपने हाथ को वो अंदर डालता है और उस लेदर के पाउच को निकालता है, उसमें से 30 क्रोनर्स को निकालता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। 30 क्रोनर्स को निकालकर वो अपनी जेब में उनको रखता है और पाउच को जैसे वो टंगा हुआ था वैसे ही टांग देता है और वहाँ से चला जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. इस चोरी को करने के बाद उसे अपने आप पर काफ़ी प्राउड फील हो रहा था कि उसने एक बहुत ही बुद्धिमानी वाला काम किया है। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road. तो जब वो पब्लिक हाईवे पर चल रहा था तो उसने सोचा कि अगर वो पब्लिक हाईवे से ही जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि उसको पुलिस पकड़ ले या फिर उसके लिए वो रिस्की था। उसे डर था कि कहीं अगर क्रॉफ्टर को इस बात का पता लग गया होगा तो उसने पुलिस में कंप्लेंट ना कर दी हो, जिस वजह से रोड से जाना, पब्लिक हाईवे से जाना उसके लिए काफ़ी रिस्की था। तो उसने फिर ये सोचा कि वो जंगल के रास्ते से जाएगा और ये सोचकर वो जंगल के रास्ते पर चल दिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉस्ट हिम नो डिफ़िकल्टी। पहले कुछ घंटों तक तो उसे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में फिर उसके लिए सिचुएशन ख़राब और ख़राब होती गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। क्योंकि वो जो जंगल था जिसके अंदर वो चला गया था वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था और उससे बाहर आना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. उसने बहुत बार ये कोशिश की, बहुत बार उसने एक डेफिनेट डायरेक्शन को फॉलो किया, लेकिन उसके रास्ते इतने घुमावदार थे कि वो घूम फिर कर वापस से उसी जगह पर लौट कर आ जाता था। He walked and walked without coming to the end of the wood. और वो चलते ही जा रहा था लेकिन उस जंगल का कोई अंत उसे दिखाई नहीं दे रहा था। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और फिर बहुत देर बाद उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो तो सेम पार्ट में चल रहा है, वो घूम फिर कर वापस से उसी जगह पर आ जा रहा है। उसे बाहर जाने का रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। All at once he recalled his thought about the world and the rat trap.
और जब उसके साथ में ऐसा हुआ तो उसे वापस से उस जाल के बारे में, उस रेड ट्रैप के बारे में रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ। वो थॉट उसके दिमाग में आने लगे जब वो लोगों के बारे में ये सोचता था कि लोग लालच के चक्कर में इस दुनिया में फंसे हुए हैं, जैसे एक चूहा लालच के चक्कर में उस रेड ट्रैप में फंस जाता है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और अब उसके साथ में भी ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा कि वो दूसरे लोगों के बारे में सोचता था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड ही हैड बीन कॉट। उसने भी जानबूझकर अपने आप को इस जाल में फांस लिया है और वो भी अब इसके अंदर बुरी तरह से फंस गया है। ही रियलाइज दैट द होल फॉरेस्ट which its trunk and branches, its thickets and fallen log closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। और ये जो जंगल था, ये जो कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और कुछ सूखे पेड़ थे, और जिस जंगल में वो फंसा था वो उसके लिए एक ऐसी प्रिजन थी, एक ऐसा कैद खाना था जिससे वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। इस स्टोरी के पहले पार्ट को हम यहाँ तक ही रखेंगे। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून फॉर द अनदर पार्ट। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।